नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के बाकी बचे सवाल। तो देखिए यहाँ पे 3 तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे चौथे सवाल से। तो देखिए चौथा सवाल, HCF यानी मासा दिया हुआ है 306 और 657 का 9, ये दिया हुआ है। एलसीएम निकालना है 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसी 306 और 657 का HCF दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे HCF यानी मस 306 व 657, इसका कितना दिया हुआ है 9, और निकालना क्या है हमें LCM 306 व 657 का, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, परिचय में भी पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो यहाँ हम वो सूत्र लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, और ये यही निकालने के काम आएगा। कभी HCF दे देगा और LCM पूछेगा और दोनों संख्याएं दे देगा। यानी 4 चीजें यहाँ पे, एक तो दो संख्याएं और एक HCF और LCM, उनमें से 3 दे देगा और कुछ भी पूछ सकता है। जैसे HCF और 2 संख्याएं दे दिया तो LCM पूछ लेगा, 2 संख्याएं LCM दे दिया तो HCF पूछ लेगा, और कभी कभी संख्याएं भी पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं दी हुई है 306, यहाँ हम लिख देंगे 306 और 657 का गुणनफल, यानी दोनों को गुणा करना है। बराबर की जगह बराबर लगाएंगे। HCF दिया हुआ है 9 इंटू LCM, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे ये LCM से गुणा में है, तो इधर आते हैं क्या हो जाता है, पक्षांतर में भाग में चला जाता है, यानी बटा में चला जाता है। तो LCM को मैं इधर लिख लेता हूँ बराबर, ये 9 कहाँ चला जाएगा, इनके नीचे चला जाएगा, यानी इसको लिखेंगे 306 इंटू 657 बटे 9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, 9 से हम इसको काटेंगे तो 30 में जाएगा, 3 बार 9 × 27, 3 बचे, 6 के साथ मिलाया तो 36, 9 चौक के 36, यानी कि ये आ जाएगा LCM बराबर 34 इंटू 657। नीचे एक है तो उसको लिखना और नहीं लिखना बात बराबर है। ठीक है, तो 34 से 657 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा LCM। तो यहाँ पे मैं 657 से गुणा कर देता हूँ 34 को, 4 7 28 के 8 हासिल के 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल के 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 हासिल के 2, 3 5 15 और 2 17 के साथ हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 13 का 3 हासिल का 1, 12 के 2 हासिल का 1, फिर 2 आ जाएगा, यानी LCM आ जाएगा हमारे पास 22,338। ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। अब इसका अगला सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, 5वां सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। यानी कि हमें ये बताना है कि ये जो 6n संख्या दी हुई है ये कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, यदि हम n की जगह क्या रखें, प्राकृत संख्या रखें। और प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, यानी जो गिनने के काम आती है उनको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। यदि हम यहाँ पे घात की जगह n की जगह क्या रखें, प्राकृत संख्याएं रखें, तो क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं
n की जगह 1 रखूँगा तो इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। और जैसे 2 रखेंगे तो 6 इंटू 6, 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 को 2 बार गुणा करना, यानी कि 36। यदि 6 की घात 3 करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 को 3 बार गुणा करना। यहाँ पे एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है, इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो ये ऐसा संभव तो नहीं है 0 कि इकाई का अंक कभी भी क्या है, 0 आए, ऐसा संभव नहीं है। अगर 4 रखेंगे तब भी ये किस पर समाप्त होगा, 6 पर। 5 रखेंगे तब भी ये किस पर समाप्त होगा, 6 पर। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि यहाँ पे घात में कोई सी भी प्राकृत संख्या रख लो, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, तो 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं कैसी होती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। 0 पर जो समाप्त होती है उनके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होते हैं। तो 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं आपको 2 इंटू 5 नजर आ जाएगा। इसका मतलब है वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। देखो 20 का करके देखते हैं, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 दूना 4, 4 पंजे 20, यानी कि ये होगा। तो कहीं ना कहीं हमें 2 इंटू 5 दिखाई दे रहा है। ऐसे 30 का निकालेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 और 5 आ रहा है इसमें भी। तो हम यहाँ पहले कारण लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम इसको कारण बताएंगे एग्जामिनर को कि कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में हो। तो यहाँ हमें पहले इसको समझा देना है एग्जामिनर को कि कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड किस पर, 2 इंटू 5 के रूप में हो। अब हम इसको सोल्व करेंगे। संख्या क्या दे रखी है हमें, 6n, और यदि हम 6n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 के करेंगे पहले, तो 2 इंटू 3 आएगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 इंटू 3, और घात कितनी लग रही है n, तो ये घात कहाँ चली जाएगी, बाहर लगा देंगे ब्रैकेट से। अब देखिए यहाँ पे हमने घातांक नियम पढ़ा है 8वीं क्लास में भी और 9th क्लास में भी कि यदि गुणा में हो संख्या और ऊपर घात लग रही है ना, तो ये दोनों पे लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 की घात n इंटू 3 की घात n, इन दोनों पे n लगा देंगे। तो यहाँ 2 की घात कितनी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृत संख्या है। 3 की घात भी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं करता। अतः इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 के रूप में आ रहे हैं। किस रूप में आ रहे हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 के रूप में। तो हम लिख देंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है, 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है। अतः ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हमने प्रूफ करके बता दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 होता, 10 की घात n लिखा होता, 20 की घात n लिखा होता,
30 की घात n लिखा होता तब तो हम बोल सकते हैं कि ये किस पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब इसका छठा सवाल देखिए बच्चों। छठा सवाल व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये सवाल करने से पहले आपको भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर पता होना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। भाज्य संख्या होती है जिसके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक है, जिसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं हो रही, गुणनखंड अलग चीज होती है। तो जिसके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, जैसे 4 में किस किस संख्या का भाग जाता है वो गुणनखंड कहलाते हैं। तो 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा और 3 और 4 का जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3। तो 3 से अधिक गुणनखंड हो या 3 हो तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसी तरह वो अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल मात्र 2 गुणनखंड हो। तो अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, जैसे 2 हो, ओनली 2 गुणनखंड हो। तो 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड यानी 1 और 2 का ही भाग जाता है इसके अंदर। इसी तरह 3 होता है, 1 व 3 का भाग जाएगा। और एक होता है कि 1 का अभाज्य गुणनखंड 1 ही होता है, 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता इसमें। तो ये ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है और भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें तो 1 2 3 वैसे ही गुणनखंड आ रहे हैं, तीन संख्याओं का भाग तो पहले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस 13 लगा हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें इनका भाग जा रहा है, क्योंकि एक उदाहरण से समझिए इसको। जैसे कोई संख्या 6 है, अब उसमें मैं प्लस 5 लगा दूं तो 6 और 5 क्या होता है, 11 हो जाएगा ना। जबकि 6 तो भाज्य थी और 5 जोड़ते ये क्या बन गई, 11 भाज्य बन गई। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में जोड़ने का या हल करने का सीधा सा तरीका इसका, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यानी इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो 13 आ रहे हैं दोनों जगह, तो 13 बाहर निकाल देंगे। यहाँ बचेगा 7 × 11 प्लस, कॉमन लेना हमने पिछली क्लासों में सीख चुके हैं, यहाँ बचेगा 1। अब इसको हल करेंगे, 13 बाहर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 77। 7 को 11 से गुणा करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 77 और 1 78। अब देख सकते हो यहाँ पे 1 तो सभी के साथ लगा सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 1, 78 और 13 है। तो 3 तो ऐसे ही दिख रहा है, 78 के और अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसमें की जगह इसके कर लो, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। 2 से अधिक है, इस वजह से भाज्य संख्या है। अगर 2 होते तो ये क्या होती, अभाज्य संख्या होती। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको तो हमने कर लिया, अब इसको करेंगे। तो वो देखिए, अब 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5
तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है, 5 इधर आ रहा है और 5 इधर आ रहा है, प्लस के इधर और प्लस के बाद, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस इसकी जगह आ जाएगा 1, क्योंकि 5 बार आ गया और यहाँ से भी 5 कम हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ से 13 निकल गया तो यहाँ बचेगा 7 × 11 और यहाँ बचेगा 1, यानी इसके अंदर 13 का भाग दे देंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ दोनों में 5 का भाग जा रहा था तो 5 बार निकल गया, 5 हटा देंगे, बाकी सारा लिख देंगे। यहाँ भी 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे देखिए 5 × इनको गुणा कर सकते हो आप, 7 × 42 और इनको करेंगे तो 2 × 2, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 42 और 24 को गुणा कर लेंगे। 8 × 4 = 16, 2 दूना 4 और यहाँ आ जाएगा 8, यानी कि ये आएगा 8, 10 की 0 हासिल का 1 और यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ आएगा बच्चों 1008 प्लस 1 अलग है, ये तो इनको गुणा करने पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 5 × 1008 में अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1009। तो देखिए यहाँ पे 1 तो लगा ही सकते हैं हम सभी के साथ। तो इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं, 109 और 1। 109 भाज्य या भाज्य आप चेक कर लेना, लेकिन 109 1, 2 और 3, यानी 3 फैक्टर हो रहे हैं, यानी गुणनखंड हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्योंकि 3 तो हमें यही दिख रहे हैं बिना इसके गुणनखंड किए ही, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। ये इनके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका 7वां सवाल देखिए। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसको समझिए, पहले चित्र से समझाता हूँ मैं आपको। ये एक वृत्ताकार मैदान है, पथ बना हुआ है मैदान के चारों तरफ। अब यहाँ से वो अगर प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो दोनों एक साथ एक ही दिशा में बढ़ेंगे इधर, और एक चक्कर लगाने में रवि को तो लग रहा है 12 मिनट। रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट। और सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। तो इसको समझिए, यदि सोनिया एक चक्कर पूरा करेगी तो वो 18 मिनट बाद यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से स्टार्ट होकर। और रवि अगर 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो रवि इस पूरा चक्कर 18 मिनट के अंदर तो पूरा चक्कर कर लिया होगा, और यहाँ तक लगभग थोड़ी दूर तक आगे बढ़ गया होगा। तो ऐसी कंडीशन अगर चलती रहे, तब ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे? चक्कर दोनों के अलग अलग हो सकते हैं भाई, वो कम, ये अधिक चक्कर लगा सकता है और ये कम, क्योंकि ये ज़्यादा समय ले रही है, तो चक्कर ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन ये एक साथ कब मिलेंगे, बात ये है। तो ऐसी कंडीशन में लेते हैं LCM। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, कितने मिनट बाद वो दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। तो देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा, इसको पहले जमाएंगे तो देखिए, सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लगता है
बराबर 18 मिनट। ठीक है, ये समझाने के लिए था। और फिर लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में समय लगता है बराबर 12 मिनट। अब अगर ये दोनों एक पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो इसके लिए हम दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। यदि बांटने की बात होती है, यानी बराबर बांटने की बात होती है या बराबर तोड़ने की बात होती है, तो इनका एचसीएफ लिया जाता है, जो कि हमने पिछली प्रश्नावली में लिया था इससे। और अगर इनको एक साथ की बात हो जाती है, यानी एक साथ भरने की या एक साथ होने की, तो एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर हो जाएगा LCM ऑफ 18 एंड 12। तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 18 और 12 का। तो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। पहले 18 के बाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 12 के बाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का जा रहा है 9, फिर 3 का जा रहा है 3, फिर 3 का जा रहा है 1, इसमें 2 का जा रहा है 6, फिर 2 का जा रहा है 3, फिर 3 का जा रहा है 1। तो देखिए 18 के तो गुणनखंड इधर लिख लेंगे, बाज्य गुणनखंड, और 12 के यहाँ पे लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा, एलसीएम प्रत्येक घात ली जाती है, प्रत्येक पद की घात ली जाती है, सबसे बड़ी घात लेंगे। तो प्रत्येक पद की लेनी है। 2 यहाँ पे भी आ रहा है और 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ एक बार आ रहा है, यानी इसकी घात 1 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3 की घात 2, क्योंकि 3 डबल बार आ रहा है, और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3। तो एलसीएम होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल निकालेंगे, तो यहाँ 2 की सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 2, और यहाँ 3, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, और यहाँ 1 है। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे, वो एलसीएम होता है। तो यहाँ 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4, 2 का स्क्वायर तो 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौक के 36 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। अतः हम लिखेंगे, अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में टाइम, तो यहाँ पे भी मिनट लगेगा, 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बच्चों प्रश्नावली पूरी हो गई है। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।